हेलो 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम हमारा पहला चैप्टर करेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि यूरोपियंस कैसे हमारे इंडिया में आए। इससे पहले हम लोग ने पहले के क्लासेस में पढ़ा था कि हमारा इंडिया एंशिएंट टाइम्स में ही बहुत ही अच्छा लीडिंग कंट्रीज नाम में आता था पूरे वर्ल्ड में। अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे हमारे इंडिया के कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर हमारे कंट्री में आए थे। बहुत से लोग अलग अलग कंट्री से हमारे कंट्री में ट्रेड करने के लिए आते थे। Earlier, the merchants from the various countries came to India from the northwest by the land route since Constantinople was conquered by Turk Muslim for the purpose of trading. पहले हमारे कंट्री में मर्चेंट्स कहाँ से आते थे? नॉर्थ वेस्ट से आते थे, लैंड रूट था, वहाँ से आते थे ट्रेड के लिए। फॉर द ईयर्स द अरब ट्रेडर्स अंडरटुक ट्रेड थ्रू द लैंड रूट। अरब ट्रेडर्स जो थे वो लोग लैंड रूट से ही हमारे कंट्री में आते थे, लेकिन कुछ समय बाद सिचुएशन चेंज हो गया और ये लैंड रूट स्टॉप हो गया। Consequently, the demand for Indian commodities like silk, cotton, clothes, muslin, black pepper, spices, etc. increased in the European countries. और इससे क्या हुआ, हमारी जो कमोडिटीज़ है, इंडियन कमोडिटीज़ जैसे कि सिल्क, कॉटन, क्लोथ्स, मुस्लिन और ब्लैक पेपर और स्पाइसेस जो भी थे, इसकी डिमांड जो थी यूरोपियन कंट्रीज़ में वो बढ़ने लगी। To take the advantage of this situation, many countries of Europe started searching for a sea route to India. इसका फ़ायदा उठाकर बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इंडिया के लिए सी रूट फाइंड किया। और वो सी रूट का मैप देखो यहाँ पे नीचे दिया है पिक्चर में, जिससे यूरोप कंट्री से हमारे इंडिया तक का। Subsequently, some adventure sailors of Europe and other countries started the search of sea route to came to India. बहुत सारे ऐसे सेलर्स थे जो यूरोप के थे और अदर कंट्रीज़ के भी सेलर्स थे जिन्होंने इंडिया के लिए सी रूट फाइंड करना स्टार्ट किया। इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस फर्स्ट है, इनके बारे में हम देखेंगे। कोलंबस an Italian explorer was one of the brave sailors who ventured out to found the sea route to India. कोलंबस कहाँ के थे? इटालियन एक्सप्लोरर थे, ये एक ब्रेव सेलर थे। वो पहले निकले थे इंडिया का सी रूट फाइंड करने के लिए। ही थॉट दैट वन कैन गो टू ईस्ट विया वेस्ट ऑल्सो। वाई डिड ही बिलीव सो? थिंक अबाउट इट। कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच अमेरिका। अब ये जो कोलंबस थे वो निकले तो थे इंडिया को ढूंढकर, पर एक्सीडेंटली क्या हुआ था, वो अमेरिका को ढूंढ निकाले थे, वहाँ पहुँच गए थे। As long as he lived, he was under the misconception that he had discovered the sea route to India. वो वहाँ रहने लगे, वो ये इस गलत फहमी में थे कि उन्होंने इंडिया का सी रूट निकाल लिया है। Hence even today the natives of in America are called Red Indians and the island group of the Caribbean is known as the West Indies. इसीलिए आज भी जो भी नेटिव्स ऑफ अमेरिका है उन्हें रेड इंडियंस नाम से भी जाना जाता है। जो आइलैंड ग्रुप ऑफ कैरिबियन में थे उन्हें वेस्ट इंडीज़ नाम से हम आज भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज वास्को डा गामा। वास्को डा गामा ए नेटिव ऑफ पोर्टुगल डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। अब वास्को डा गामा कहाँ के थे? पोर्टुगल के थे। उन्होंने सी रूट निकाला इंडिया के लिए। ही एनसर्कल्ड द केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका एंड रीच द पोर्ट ऑफ कैलिकट ऑन 22 मई 1498 आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशन। अब ये कहाँ से? केप ऑफ गुड होप साउथ से निकले थे, साउथ अफ्रीका से निकले थे और हमारे कैलिकट इंडिया में 22 मई 1498 को आकर पहुँचे थे इंडियन ओशन क्रॉस कर कर। द देन रूलिंग किंग ऑफ कैलिकट जैमोरिन गेव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू ट्रेड। उसके बाद जो भी किंग थे कैलिकट के, वो किंग का नाम जैमोरिन दिया है, उन्होंने उन्हें पोर्टुगीज को या इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दे दी। द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश्ड अ फोर्ट इन कैलिकट फॉर ट्रेड इन 1500 CE. They fortified it and appointed a commander in chief named Albuquerque to safeguard the fort. Moving northward, Albuquerque conquered Goa in
1506 CE, within a span of 100 years, the Portuguese took control of Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai and island of लंका। अब जैसे पोर्टुगीज को परमिशन मिल गई तो पोर्टुगीज ने अपना ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश कर दिया कैलिकट में 1500 सीई में। उन्होंने वो उसका कमांडर भी अपॉइंट कर दिया। वो कमांडर का नाम था एल्बर्ग और सेफ गार्ड था उस फोर्ट का। फिर नॉर्थ वर्ड्स पे एल्बर्ग गया और वहाँ उसने गोवा पे भी अपना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे टाइम से 100 इयर्स के टाइम से पोर्टुगीज ने कंट्रोल ले लिया किस पे, मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई और आइलैंड ऑफ लंका पे भी उन्होंने अपना कंट्रोल ले लिया। Next is end of Portuguese rule. In the beginning of the 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal. जैसे ही 17th century का beginning था तब Portuguese ने अपना जो भी trade था वो बंगाल में expand किया। At this time, the Mughal Emperor शाहजहां ruled India from दिल्ली। उस टाइम पे शाहजहां मुगल एम्पायर थे इंडिया के दिल्ली में। The Subedar of Bengal complained to Shahjahan about the behavior of the Portuguese. Thus, the fort of Hooghly was demolished and the ships were burned as per the order of the emperor. In this way, the Portuguese rule came to end with the exception of the territories of Diu, Daman and Goa. अब ये पोर्टुगीज का रूल कैसे एंड हुआ? तो जो भी सूबेदार था बंगाल का उसने शाहजहां को जाके कंप्लेन किया ये पोर्टुगीज के बिहेवियर के बारे में। तो उसके वजह से क्या हुआ, हुगली का जो फोर्ट था उसे वो लोग ने खराब नष्ट कर दिया और जो भी शिप्स थे उनके पोर्टुगीज के उसे जला दिए गए। वो भी ऑर्डर था एम्परर का तो उन्होंने वैसे जला दिए गए। इसी कारण से पोर्टुगीज का जो भी रूल था वो एंड हुआ, पर कुछ जगह पे नहीं हुआ था जैसे कि दीव, दमन एंड गोवा। पोर्टुगीज देखा। नेक्स्ट इज द डच। आफ्टर 100 years of the arrival of the Portuguese at the end of the 16th century, the Dutch of Holland, now the Netherlands, came to India for trading. देखो 100 years हुआ पोर्टुगीज आकर, उसके बाद एंड जब था 16th सेंचुरी का तब कहाँ के लोग आए, डच, हॉलैंड जो अभी नेदरलैंड से जाना जाता है, वो लोग आए ट्रेड करने के लिए इंडिया में। इनिशियली दे एस्टैब्लिश फोर्ट्स ऑफ पुलिकैट एंड मद्रास, नाउ चेन्नई। They also established a trading center at Agra in year 1663. वो लोग आए और अपना फोर्ट वो लोग ने कहाँ एस्टेब्लिश किया, पुलिकैट एंड मद्रास जो अभी चेन्नई है, और उन लोगों ने अपना ट्रेडिंग सेंटर आगरा में भी एस्टेब्लिश किया इन द ईयर 1663। Meanwhile the British also arrived in India. ये लोग आए वैसे ही ब्रिटिश भी हमारे इंडिया में आ गए थे। द डच कुड नॉट विथस्टैंड फॉर द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब जो ये डच पीपल थे वो लोग ब्रिटिश के साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट इज ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। ब्रिटिश की क्या इंटरेस्ट थी हमारे इंडिया में? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 CE, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। कब का है ये? 1600 CE का बात है, जब कहाँ इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ का राज चलता था, तब ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की। दिस कंपनी बिलोंग्स टू द मर्चेंट्स हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विथ इंडिया। ये कंपनी के मर्चेंट्स कैसे थे? जो चाहते थे कि अपना वेल्थ बढ़ाए इंडिया के साथ ट्रेड करके। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608 CE। पहला शिप ब्रिटिश का कब आया इंडिया में? सूरत पे आया था इन द ईयर 1608 CE। कैप्टन W. हॉकिंस द कैप्टन ऑफ द शिप। कौन था उस शिप का कैप्टन? W. हॉकिंस वॉज द फर्स्ट ब्रिटन टू सेट फुट इन इंडिया। कैप्टन W. हॉकिंस ही थे पहले ब्रिटिश जो इंडिया पे कदम रखे थे। ही मेट जहांगीर बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड। वो जहांगीर से मिले पर उन्हें परमिशन नहीं मिली ट्रेड की। देयर आफ्टर सर थॉमस रो अराइव्ड इन इंडिया हु एक्वायर्ड द परमिशन टू एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। उसके बाद सर थॉमस रॉय आए, वो इंडिया में आए और उनको परमिशन मिली सूरत में ट्रेड सेंटर खोलने की। लेटर दिल्ली
went in the hands of Shahjahan. Shahjahan gave permission to the British to carry out trade in Bengal. उसके बाद दिल्ली जो था वो शाहजहां के हाथ में आ गया और शाहजहां ने ब्रिटिश को बंगाल में भी ट्रेड करने के लिए परमिशन दे दी. नेक्स्ट वन, द फ्रेंच. The French established the French East India Company in the year 1664 CE. They established factories in Surat, Machilipatnam and Puducherry, Pondicherry. The head of the French company was Joseph Francois Dupleix, who had to desire to expand the European rule in India. अब फ्रेंच जो थे वो लोग अपना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश कब किए? 1664 सीई में एस्टैब्लिश किए, सूरत में, मछलीपट्टनम और पुदुचेरी में. और ये कंपनी का हेड ऑफ कंपनी कौन था? जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, जिसका डिज़ायर था कि यूरोपियन रूल होना चाहिए इंडिया में. Thus the French and the British stood in the competition against each other to become the strongest European country. फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे दोनों यूरोपियन कंट्री आपस में कंपटीशन कर रहे थे कि कौन इंडिया में रूल करेगा. There were innumerable disputes and battles and finally the British emerged as the winner. बहुत सारे बैटल्स हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए और लास्टली ब्रिटिश जो है वो लोग विनर्स हो गए. However, the French retained their control over the trading center of Puducherry, Mahi and Chandranagar. और वो लोग ब्रिटिश विनर हो गए, लेकिन फ्रेंच को कहाँ ट्रेड सेंटर्स के कंट्रोल में मिल गई थी? पुदुचेरी, माही एंड चंद्रनगर का कंट्रोल मिल गया था. नेक्स्ट इज ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल. द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली एंड एस्टैब्लिश फोर्ट्स इन द ईयर 1651 सीई. ब्रिटिश ने पहला ट्रेड कहाँ स्टार्ट किया था? रिवर हुगली के पास स्टार्ट किया था. उन्होंने अपना फोर्ट्स एस्टैब्लिश किया था 1651 सीई में. द फोर्ट्स वर garrisoned for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment. अब इन लोगों को परमिशन एम्परर औरंगजेब ने दी थी ट्रेड करने की, वो भी बिना टैक्स पे किए. ये लोग को टैक्स देना नहीं पड़ता था एनुअल पेमेंट के लिए. यहाँ पे देखो पिक्चर दिया है जो ब्रिटिश के टाइम का, वो ब्रिटिश कैसे आए वो शिप्स का यहाँ पे पिक्चर और उनका फोर्ट्स का पिक्चराइज फॉर्म में दिया है. नेक्स्ट ये 3 मैप्स में देखो, पहले ब्रिटिश जब आए थे तब कैसा था, ब्रिटिश रूल कैसे वो लोग ने, ये जो ब्लू है वो ब्रिटिश रूल है एंड येलो पूरा हमारा इंडियन रूल था. कैसे वो लोग ने धीरे धीरे हमारे पूरे इंडिया में कंट्रोल किया, वो इस तीनों मैप से हम इजीली समझ सकते हैं. नेक्स्ट वन, द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 CE and 1657 CE. By this time, the East India Company was in the race to earn more and more money. As per the order passed in Bengal, only the company availed the benefit of tax-free trading. However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well. इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो बहुत ही कुछ, वो लोग ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा ही कुछ कमा लिया था पैसे. और ये जो ऑर्डर पास्ड हुए थे बंगाल में, इस क्या था कि कंपनी जो है वो लोग को मिलेगा टैक्स फ्री था, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता था. तो इसकी वजह से कुछ ऑफिसर्स ऐसे हो गए थे जो प्राइवेट ट्रेड करने लग गए थे और टैक्स पे नहीं करते थे. As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan. इसके वजह से क्या हुआ, टैक्स नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, टैक्स नहीं देंगे तो वो नवाब का इनकम कम हो रहा था, टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा था बंगाल में. तो ये अपोज किया किसने? नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान ने अपोज किया इस बात को कि टैक्स नहीं दे रहे हैं तो कैसे होगा. दिस डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग even during the time of Ali Verdi Khan. After Ali Verdi Khan, his son Siraj-ud-Dawla took charge. He got involved into major battle with the British. ये बात चलता रहा, फिर अली वर्दी खान आया, फिर अली वर्दी खान से उसके बेटे सिराज-उद-दौला तक फिर चार्ज लिया उन्होंने, तब भी ये बात चलती रही. और फिर ये सिराज-उद-दौला ने एक बड़ा बैटल किया ब्रिटिश के साथ.
Next is Battle of Plassey. Sirajuddaulah became Nawab of Bengal in the year 1756. सिराजुद्दौला कब बने नवाब बंगाल के 1756 में. He had an overwhelming influence over the British. The British helped the competitors of Sirajuddaulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. वो ब्रिटिश से लड़ रहे थे, तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, जो सिराजुद्दौला के इंडियन कॉम्पिटिटर्स थे उनका साथ देकर इनको हराना चाहते थे ताकि वो बंगाल से हट जाए, पीछे हट जाए. There were frequent conflicts with the British merchant regarding payment of taxes. When the British merchant failed to pay taxes, which were applicable to both Indian and foreign merchants, the situation came to a boil. He ordered that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules, and trade as per the terms and condition. अब जो ये इधर पहले बैटल्स चल रहे थे वो किसके लिए, टैक्स के लिए थे. तो जो भी ब्रिटिश मर्चेंट थे वो लोग टैक्स नहीं पे कर रहे थे, जबकि टैक्स जो है वो इंडियन के लिए भी था और फॉरेन मर्चेंट्स के लिए भी था. लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश टैक्स नहीं पे कर रहे थे तो सिचुएशन चेंज हो गई. उसके बाद ब्रिटिश को जो नवाब था उन्होंने ब्रिटिश को बोला कि अब यहाँ पे अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे फैक्ट्री नहीं रख पाओगे, यहाँ ट्रेड नहीं कर सकोगे. ट्रेड करनी है तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके साथ ही आपको करना पड़ेगा. दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट फॉर वॉर एंड ही सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कैलकाटा. इसके वजह से वॉर हुआ, सिराज ने वॉर किया और वो सक्सेस भी हो गए और ब्रिटिश को कैलकाटा से निकाला. द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर, द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला, with the promise to confer the throne of Bengal to him and convinced him to join their. अब ब्रिटिश को जैसे ही सिराज ने हटाने की कोशिश की कलकत्ता से, तो ब्रिटिश ने कुछ और तरीके लिए. उन्होंने जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने मीर जफ़र जो कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला को, उसे अपने तरफ खींचने की कोशिश की और उन्होंने उसे लालच दिया कि उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा अगर वो उनकी साइड आ जाएंगे तो. विद हिज हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी में वो मीर जफ़र की मदद से ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला का हराया और उनका मर्डर भी कर दिया. दिस वॉज द फर्स्ट वॉर फाउट बाय द कंपनी इन इंडिया विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये ही पहला वॉर था जो ब्रिटिश कंपनी ने इंडिया के साथ लड़ा था और इसमें ब्रिटिश जीत कर वही शुरुआत थी ब्रिटिश रूल इंडिया में. Thus this war is considered to be a turning point in the history of India. इसीलिए इस वॉर को हमारे इंडिया के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट जैसे माना जाता है. नेक्स्ट, बैटल ऑफ बॉक्सर. एज प्रॉमिस द ईस्ट इंडिया कंपनीज अपॉइंटेड मीर जफर एज द नवाब ऑफ बंगाल. रॉबर्ट क्लाइव also went back to England. With the passage of time, Mir Jafar became hostile toward the British. The company decided to replace him with his son-in-law Mir Qasim. अब जैसे ही प्रॉमिस किया था वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया बंगाल का. उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो वापस इंग्लैंड चले गए. फिर धीरे धीरे टाइम हुआ, मीर जाफ़र जो थे वो ब्रिटिश के लिए ही काम करते थे, उनके हॉस्टाइल जैसे वो काम करते थे. द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम. फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि उनके जगह पे उनके सन इन लॉ मीर कासिम को दिया जाए. मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर. मीर कासिम कैसे थे? क्लेवर थे. द प्रॉब्लम अरोज बिटवीन नवाब एंड द कंपनी on account of non-payment of taxes, which ultimately brought both the forces face to face with each other. In 1763, Mir Qasim was defeated by the company, but he escaped. He organized his army along with the forces of Nawab of Oudh, Shuja-ud-Dawla and Mughal Emperor Shah Alam II.
अब ब्रिटिश कंपनी ने मीर जफ़र को रिप्लेस करके मीर कासिम को रख तो दिया था हेड बनाकर, लेकिन वो प्रॉब्लम जो था धीरे धीरे वो नवाब और कंपनी के बीच में जो टैक्सेस के लिए था वो चलते ही जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश लोग टैक्स नहीं पे करते थे तो नवाब को प्रॉफिट नहीं मिलता था। उसके वजह से प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे चलते जा रहा था। 1763 में मीर कासिम जो थे वो लड़ते लड़ते ब्रिटिश ने उनको भी हरा दिया मीर कासिम को, लेकिन मीर कासिम बच गए। फिर उन्होंने वापस से अपनी आर्मी को नवाब ऑफ आउद और सुजाउद्दौला मुग़ल एम्परर शाह आलम सबके साथ फॉर्म किया और उनके साथ लड़ने गए थे। Their combined forces met the company forces at Buxar in 1764। ये सारे combined force 1764 में बक्सर में उनके ब्रिटिश कंपनी के साथ लड़ने गए थे। The British East India Company won the war and all of a sudden Bengal, अवध, लखनऊ and मुगल एम्परर वॉज अंडर देयर कंट्रोल। लेकिन ये सारे गए थे, लेकिन ब्रिटिश की पावरफुल जो कंपनी थी वो ही लास्ट में वॉर में जीते और बंगाल के साथ अवध, लखनऊ जो भी है वहाँ भी मुगल एम्पायर के कंट्रोल में था। रॉबर्ट क्लाइव was sent to India to take control of the situation. That's how the East India Company, a trading company, emerged as a political power in the subcontinent of India. फिर वापस रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया भेजा गया ताकि इस सिचुएशन पे वो कंट्रोल करे। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे ट्रेड करने, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर से हमारे इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।